माननीय मनमोहन जी और नेस्ट की सारी नेस्टलिंग्स बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे आज जो विषय कहा गया है आपके सामने रखने के लिए वो राम मंदिर रिबिल्डिंग द स्पिरिट ऑफ नेशन। एक सुखद संयोग है। आज भारत का संविधान दिवस भी है और भारत के संविधान निर्मित निर्माताओं ने भी भारत के संबंध में कुछ सोचा था, उसका भी स्मरण करने का दिवस है। वो भी रिबिल्डिंग द स्पिरिट ऑफ द नेशन के रूप में आता है। परसों हमने तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस भी मनाया। वो बलिदान भी एक तरीके से रिबिल्डिंग द नेशन वाले ही कैटेगरी में आता है। फिर वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है और उसके संबंध में भी विविध चर्चाएं शुरू है और उसका भी संबंध भारत के स्पिरिट से है। और इसलिए जब हम राम मंदिर की बात करते हैं और कल जब राम मंदिर का धर्म ध्वजा का अवरोहण कार्यक्रम हुआ तो एक तरीके से एक लंबा संघर्ष 1528 से जो चल रहा था और उसके आधार पर एक लंबा आंदोलन लगभग पिछले मोटे तौर पर 1985 से लेकर 40 वर्षों से चल रहा था, उसकी एक सांगता हुई है। लेकिन ये केवल सांगता नहीं है, एक नई शुरुआत भी है। कल जैसे पूजनीय सरसंघचालक जी ने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और दोनों ने हमको स्मरण कराया कि ये मंदिर और इसका अर्थ है क्या। तो मैं जब स्पिरिट ऑफ भारत के रूप में इसको देखता हूँ या रिबिल्डिंग नेशन के रूप में इस राम मंदिर का बनना, राम मंदिर का आंदोलन, इसको देखता हूँ तो तीन चार शब्दों के इर्द गिर्द हमको सोचना पड़ता है। ब्रिटिश जब भारत में आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। मुझे लगता है कि वैचारिक दृष्टि से हमने दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया कि बाकी सब लोग जो भारत को फिजिकली गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे उनसे तो हम लड़े, कभी जीते कभी हारे वो बात अलग है, लेकिन उनसे लड़े। ब्रिटिश एक ऐसी सत्ता बनी कि जिन्होंने हमको मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, जिसको कहते हैं कि कॉलोनाइज माइंड्स, हमारे माइंड्स को कॉलोनाइज किया। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि उन्होंने भारत को, भारत का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर फुटप्रिंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में भगिनी निवेदिता जिस तरीके से लिखती है कि भारत एक अपने इतिहास के प्रति आत्मविस्मृति का शिकार हो गया है। तो ब्रिटिशों ने उसका सिस्टमेटिक, कल प्रधानमंत्री जी ने मैकॉले की शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया और अगले 10 वर्षों में उसको मुक्त होने का एक तरीके से आह्वान भी किया। ये सारी बातें रिबिल्डिंग द स्पिरिट ऑफ भारत से जुड़ी हुई है, नेशनल रिबिल्डिंग से जुड़ी हुई है। और इसलिए राम मंदिर का संघर्ष, ये 492 वर्षों का संघर्ष, ये केवल कोई मंदिर के लिए संघर्ष नहीं था। तो मैं चार शब्दों में उसको देखता हूं। एक, रेजिलियंस। भारत की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसका जो रेजिलियंस है, सारे ऑड्स के बीच में
अपने मूल के आधार पर फिर से खड़ा होने की जो क्षमता है, उसका प्रतीक राम मंदिर है। दूसरा, मैं इन्हीं चार शब्दों के अराउंड मेरा पूरा वक्तव्य रखूंगा। ब्रिटिशों ने इस रेजिलियंस को समझने का प्रयास किया। पहली बार उन्होंने देखा कि ग्रीकों से लेकर शक, हुण, अरब, तुर्क, मंगोल, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, डेन्स होते हुए ब्रिटिशों तक इतने सारे आक्रमण हुए। क्या ऐसी विशेषता इस समाज में कि ये फिर भी जीवित रहता है, अपने मूल सभ्यता को बनाए रखता है? ऐसा इनके पास क्या है? इसका उन्होंने अध्ययन करने का, उसको तोड़ने का प्रयास किया। आज उसका विषय नहीं, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा। जब कभी हम कॉलोनाइजेशन और डिकॉलोनाइजेशन के बारे में कभी चर्चा करेंगे, तब उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले ऐसे आक्रांता थे जिन्होंने भारत की सभ्यता के रेजिलियंस को अध्ययन करने का प्रयास किया और उसको वैचारिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर तोड़ने का भी प्रयास किया, अपने ही भारत के ही लोगों को खड़ा करके किया। राम मंदिर का आंदोलन ये 1528 से लेकर 1858 तक ये हिंदू समाज के स्वाभिमान का, संघर्ष का, दो प्रवृत्तियों का, एक प्रवृत्ति जिसमें भारत की संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, भारत का जो मूल सभ्यतागत मूल्य है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन बट द वाइज पीपल एक्सप्रेस इट डिफरेंटली, जिसको यूजुअली आई रेफर टू इट एज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। उस स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का एक प्रतीक अयोध्या और उसका राम मंदिर था। और उस पर हुआ, बार बार हुआ आक्रमण। पहली बार तो नहीं था, लेकिन एक डिसाइसिव आक्रमण 1528 का। वो बाबर की प्रवृत्ति, मीर बाकी की प्रवृत्ति, जो कहती है कि नहीं, मेरा ही रास्ता सही, इफ यू डोंट फॉलो माई पाथ यू डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। और उस प्रवृत्ति के विरोध में भारत का जो रेजिलियंस चला, उस रेजिलियंस का प्रतीक राम मंदिर है। रीबिल्डिंग तभी होगा जब हम इस रेजिलियंस को ठीक से समझेंगे। पहले मात्र 15 से 20 वर्षों में जो संघर्ष हुए हैं, उसमें 2.25 लाख लोग मारे गए हैं। टोटल 76 लड़ाइयां अयोध्या के लिए हुई। और अलग अलग उपासना पद्धति के लोगों ने, अलग अलग पंथों के, मत पंथों के लोगों ने यह संघर्ष लड़ा और लगातार चलता रहा। और अंतिम समय जब, एक मीनाक्षी जैन की पुस्तक है राम एंड अयोध्या, उसमें एक डिसाइसिव डॉक्यूमेंट जिसने ये एस्टेब्लिश किया कि देयर वाज अ कंटिन्यूअस एंड इंसेसेंट प्रेजेंस एंड ओनरशिप ऑफ हिंदू पार्टी ऑन द सेक्रेड लैंड ऑफ राम जन्मभूमि। उसका एक आधार बना 1857-58 का फैजाबाद के एक मौलवी की एफआईआर, जो उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में दाखिल की, जो जिसका निर्णय 2020 में आया। और उस डॉक्यूमेंट में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है, मस्जिद जन्म स्थान। मस्जिद तो वो कह रहा है, लेकिन जन्म स्थान कह रहा है, बाबर का तो जन्म स्थान है नहीं। इसका अर्थ यह है कि 1857-58 में ये मान्यता मुस्लिम पक्ष की भी थी कि ये मूलतः राम मंदिर है, राम जन्मभूमि का स्थान है। उस दिन से एक नया संघर्ष, जो लीगल भी शुरू हुआ, सोशल भी शुरू हुआ, कल्चरल भी हुआ, पॉलिटिकल भी हुआ, उसका एक प्रतीक है राम मंदिर। और इसलिए रेजिलियंस, एक भारत की सारे मतपंथों ने मिलकर भारत के सभ्यता के मूल्य और भारत की सभ्यता के प्रतीक
प्रभु श्री राम उनको उनके जन्म स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया ये संघर्ष। दूसरा है रिस्टोरेशन एंड रिक्लेमेशन। बाबर ने जो आक्रमण किया था या ब्रिटिशों ने उसको जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पार्टी के बीच में बांटा उस लीगल कोर्स में, उसका एक लीगल पक्ष तो ब्रिटिशों के समय ही सेटल हो गया था। 1887 86 87 में ही यह निर्णय आ गया था। ब्रिटिश जजेस ने हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर यह मान लिया था कि हाँ ये सही में हिंदू मंदिर था, यहाँ पे ये तोड़ा गया, ये अनजस्ट था, लेकिन हम इसके स्टेटस को अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इट विल लीड टू कम्युनल टेंशन इस नाम पर। एक तरफ वो हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ा भी रहे थे 1857 के बाद, दूसरी तरफ एक तरीके से हम ये खाई नहीं बढ़ाना चाहते, इसका एक लीगल पोजिशनिंग भी कर रहे थे। 1905-6 में वंदे मातरम का जब गान शुरू हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू और मुस्लिम सबको एक दूसरे को राखी बांधकर वंग भंग के विरोध में आंदोलन खड़ा करते हैं, तो 1909 में मौलाना हुसैनी अलीगढ़ से पहली बार कॉल देते हैं कि वंदे मातरम वाज रिटन अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड दैट्स व्हाई वी शुड अपोज इट। 1916 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध होता है। 1923 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनकर आने के बाद मोहम्मद अली बॉयकॉट करते हैं वंदे मातरम का गान होने तक उठकर निकल जाते हैं और फिर आकर बैठते हैं, और तब से ये चर्चा शुरू होती है कि वंदे मातरम के 3 स्टांजाज गाए नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें भारत माता का वर्णन दुर्गा की तरह किया गया है। ये इस्लामिक स्पिरिट के अगेंस्ट है। और 1937 में कांग्रेस रिजोल्यूशन पारित करके ऑफिशियली 3 स्टांजास वंदे मातरम के हटा देती है। अल्टीमेटली वही पाकिस्तान के बनने का आधार बनता है। भारत के स्पिरिट पर यह सबसे बड़ा आघात था। वंदे मातरम पर वंदे मातरम का विरोध होना, उसकी जो मानसिकता थी, उस मानसिकता के विरोध में संघर्ष हुआ। उससे भारत को रिक्लेम करना, भारत के स्पिरिट को रिक्लेम करना, उसके लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो सोमनाथ से शुरू हुआ। क्योंकि हमने स्वाधीनता तो प्राप्त कर ली, लेकिन भारत की सभ्यता का जो संघर्ष था, भारत के मन को, भारत के सांस्कृतिक स्वतंत्रता की लड़ाई अभी भी जारी थी। और उस लड़ाई का पहला जो चरण हुआ वो सोमनाथ से शुरू हुआ। के मुंशी और सरदार पटेल सोमनाथ जाते हैं, वो उस भग्नावशेष में मंदिर को देखते हैं और संकल्प लेते हैं कि वी विल रिस्टोर दिस। दे कम बैक टू दिल्ली, प्रेजेंट अ प्रपोजल टू द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कॉल्स कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में इस पर निर्णय होता है, और यह निर्णय बताने के लिए वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी कहते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन, बट आई हैव अ सजेशन, इनफैक्ट आई हैव अ कंडीशन that don't make it a government issue. Don't use the state funding for this. समाज से पैसा इकट्ठा करके ये समाज का मंदिर बनाओ, तो सही में वो सोमनाथ का फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। सोमनाथ का भी ऐसे ही था, बहुत बार आक्रमण हुए थे और बहुत बार रिस्टोरेशन भी हुआ था। तो ये कैबिनेट का डिसीजन था। गांधी जी की मान्यता से कैबिनेट के डिसीजन में बदलाव किया गया और ये निर्णय हुआ कि समाज से पैसा मांग कर करेंगे। आगे जाकर इस पर जब ये मंदिर का कार्य पूर्ण होने को आया और वो जो कार्य समिति बनी थी, के मुंशी उसके अध्यक्ष थे,
उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बुलाया। तब वैसा ही डिबेट हुआ था जैसे प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और कल ध्वजारोहण कार्य धर्म ध्वजा के आरोहण कार्यक्रम में गए थे। और उसका विरोध करने वाले और कोई नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार जिस संविधान ने सेक्युलरिज्म ये शब्द नाकारा था, उस सेक्युलरिज्म शब्द को लेकर डिबेट शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि एज हेड ऑफ द स्टेट you should not participate in this religious ceremony. It will communalize the atmosphere. Again, the same word that British had used. नेहरू ने पहली बार कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इस ग्राउंड पर भारत के ये जो सम्मान के प्रतीक थे, सोमनाथ पर आक्रमण लूटने के लिए नहीं किया गया था। हमको ब्रिटिश और कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने गलत तरीके से ये प्रेजेंट किया। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट, बाबरनामा से लेकर औरंगजेब का लिखा हुआ आलमगीरी तक, सब डॉक्यूमेंट्स ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये मंदिर क्यों तोड़े गए थे। ना उस समय का ये नॉर्म था। उससे पहले भारत में युद्ध नहीं हुए थे, ऐसे नहीं। भारत के राजाओं के बीच में आपस में युद्ध नहीं हुए थे, ऐसे भी नहीं। लेकिन ये मंदिर तोड़े गए थे एक सुप्रीमसिस्ट एटीट्यूड के तहत, इस्लामिक फेथ के इम्पोर्ट। और इस पर सबसे उत्तम कमेंट्री यदि किसी की है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया इस पुस्तक में है, जब वो मीर कासिम से लेकर इन सारे आक्रमणों के बारे में लिखते हैं। तो ये जो रिस्टोरेशन और रिक्लेमेशन वाली जो लड़ाई है, ये भारत के ट्रू स्पिरिट एकम सद विप्रा बहुधा वदंती के रिस्टोरेशन और रिक्लेमेशन की भी लड़ाई। तो एक तरफ हमारा रेजिलियंस है, दूसरी तरफ हमारा रिक्लेमेशन, स्पिरिट का हमारा रिक्लेमेशन। हम ऐसे किसी विचार को भारत में पनपने नहीं देंगे, उसके सामने झुकेंगे नहीं, जैसे गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके थे। हम अपने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लिए सारे मार्गों से लड़ते रहेंगे। समाज के नाते एक भारत को जोड़ने वाला, भाषा के, प्रांत के, जाति के सारे भेदों को तोड़कर, सारे सेक्ट्स को पार करते हुए एक आंदोलन ऐसा खड़ा रहा, वो राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन बना। इस के साथ साथ ये जो सारा का सारा राम मंदिर का स्पिरिट है, वो रेजिलियंस का तो है ही, रिक्लेमेशन एंड रिस्टोरेशन का तो है ही, ये रिजुविनेशन का भी है। भारत का अपना एक स्पिरिट राज्य व्यवस्था के बारे में है, जिसको भारत के संविधानकर्ताओं ने राम राज्य कहा। द आइडिया ऑफ राम राज्य ऑलवेज इंस्पायर्ड अस टू फाइट अगेंस्ट द एविल। भारत को बनाना है, भारत को रिबिल्ड करना है, इसका अर्थ है कि भारत में भारत का जो मूल मूल्य है, टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑल वेज ऑफ वर्शिप्स टू बी ट्रू, उसको पुनर्स्थापित करना है। वो रिलीजियस सुप्रीमसिस्ट एटीट्यूड के आधार पर नहीं हो सकता। आप किसको मानते हो, वो आपको, आप निर्गुण निराकार मानते हो, किस रूप में मानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ट्रू स्पिरिट को रिस्टोर करने के लिए भारत की इस मूल अवधारणा को रिजुविनेट करने का भी राम मंदिर एक प्रतीक बना, उस राम राज्य का प्रतीक बना। गांधी जी ने जैसे कहा था कि द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य फॉर मी इज द किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ इन रिलीजियस टर्म्स। इन पॉलिटिकल टर्म्स ही सेज
It's a perfect democracy in which inequalities based on position and non-position, color, race or creed or sex vanish. तब वो वही सिविलाइजेशनल एथॉस के बारे में बोल रहे थे जिसको भारत के संविधान के द्वारा रिजुविनेट करने की बात कर रहे थे। राम मंदिर भारत के, हम हमारा संविधान का भी एक विशेषता रही। संविधान सभा की जब चर्चा होती है तो बहुत बार दो तीन शब्द बार बार चर्चा में आते हैं। एक राम राज्य आता है, ग्राम स्वराज आता है, सेक्युलरिज्म पर लंबी चर्चा होती है, और सब चर्चा होने के बाद यह तय होता है कि हमको, यदि सर्वधर्म समभाव ये यदि स्पिरिट है उसका, तो उसके लिए हमको सेक्युलरिज्म जैसे शब्द की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए हम रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फंडामेंटल राइट्स में तो देंगे, सबको देंगे, लेकिन सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाद में वो इमरजेंसी में डाला गया, और कैसे डाला गया हम सबको पता है। और वहां से एक संघर्ष जो शुरू होता है वो बहुत ही विचित्र रूप लेता है। सोमनाथ और अयोध्या की ट्रेजेक्टरी लगभग सेम समय शुरू होती है स्वाधीन भारत में। सोमनाथ में, सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जाना, ये नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में हमेशा के लिए एक खाई खड़ी कर देता है। देर इज अ कंप्लीट rupture in the communication between Rajendra Prasad and Nehru, and that goes up to the extent that when Rajendra Prasad retires, he didn't get proper accommodation. When he goes back to his village, he didn't get a proper treatment. When he dies, Nehru advises ministers not to attend his funeral. That kind of breakdown of communication between the president and prime minister only on one issue. And one flawed idea of secularism, which interestingly, in one of the books by Father Anthony Ellingemettem, who has written the first book on RSS after independence, he has called this pseudo-secularism. He called a Nehruvian idea as pseudo-secularism. If you are forgetting your culture, if you are forgetting your civilizational values, and then you are expecting that you will rebuild a nation, then you are actually espousing pseudo-secularism. So, if we really want to understand what is happening and what was happening, then we need to carefully understand this entire journey. 1983 में पहली रामनवमी के आसपास एक कार्यक्रम होता है मुरादाबाद में। दाऊदयाल खन्ना और गुलजारी लाल नंदा उसमें उपस्थित है। उसमें संघ के भी कुछ प्रमुख व्यक्ति, जिसमें अशोक जी सिंघल बाद में बड़ा नाम उभर कर आता है, ये सब लोग हैं। और दाऊदयाल खन्ना कांग्रेस के उस समय कल्चरल मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, और वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या राम जी का ये मना रहे हो, राम जी तो वहां ताले में बंद है। 1949 के बाद ये विषय इस तरीके से दबाया गया था कि आसपास के लोगों का संघर्ष तो चल रहा था, दर्शन के लिए निरंतर प्रयास चल रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चेतना पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म के, जो ब्रिटिश भी नहीं कर पाए थे, जो बाबर भी नहीं कर पाया था, वो स्वाधीन भारत में हुआ था। और उसका कारण मैकॉले की शिक्षा पद्धति थी, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस की ट्रिचरी थी, और कांग्रेस का कम्युनल पॉलिटिक्स था। उसके विरोध में भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन था। उस स्पिरिट, रिबिल्डिंग, भारत को नया राष्ट्र नहीं बनाना है, भारत के पुराने राष्ट्रीय एथॉस को पुनर्स्थापित करना है, उसका ये आंदोलन था। और इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि भारत में वैचारिक स्तर पर तीन तरह के अवधारणाओं का संघर्ष चल रहा है।
एक ब्रिटिशों ने जो हमको सिखाई और नेहरूवियन सेक्युलरिज्म ने जिसको आगे बढ़ाया, दैट इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग. इनफैक्ट इन हिज फर्स्ट स्पीच ऑल्सो Nehru says the same thing. He forgets that we are ancient nation, ancient Rashtra. Perhaps what we are doing is we are giving new state structure. हम राज्य की नई व्यवस्था दे रहे थे, राष्ट्र नया नहीं बना रहे थे. राष्ट्र तो प्राचीन ही था. उस प्राचीन राष्ट्र के स्पिरिट का रिस्टोरेशन, रिबिल्डिंग, रिक्लेमेशन और उसके लिए रेजिलियंस, उसका प्रतीक राम मंदिर, उसकी अवधारणा राम राज्य, और उसके अराउंड जब ये पूरा आंदोलन विकसित हुआ तो उसके पहले धर्म संसद हुई थी, उसके अध्यक्ष थे करण सिंह, जो राजा हरि सिंह कश्मीर के थे, उनके पुत्र. लेकिन उसका कभी भी उनको क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से उनको साइडलाइन कर दिया. लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने उसको अपने एजेंडे पर लेना, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडे पर लेना, ये उसका राजनीतिक. लेकिन दुर्भाग्य से इसके अराउंड एक सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म का वही डिविजिव पॉलिटिक्स जो ब्रिटिशों ने शुरू किया था, जो नेहरू ने खड़ा किया, और उसमें फिर सारा एकेडमिक डिस्कोर्स, सारा मीडिया डिस्कोर्स इसके अराउंड ही खड़ा रहा. उसके बाद जो हुआ वो और भी भयंकर है. के मोहम्मद बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होकर गए, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था और वो कहते हैं कि इफ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस वुडंट हैव बीन देयर, मुस्लिम पार्टी वुड हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ राम मंदिर लॉन्ग बैक. क्योंकि दो पहले तो बीबी लाल थे, लेकिन उसके बाद उनके शिष्य एक तरीके से के मोहम्मद 2002-3 वाला जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और वो कहते हैं कि इफ कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस वुडंट हैव बीन देयर, मुस्लिम पार्टी वुड हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ राम मंदिर लॉन्ग बैक. तो इनका क्या इंटरेस्ट था? भारत की इस मूल सभ्यता को समाप्त करना, उसको दबा देना, एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ भारत को देखना, भारत की अवधारणा को 1947 के बाद के तथाकथित मॉडर्न सेक्युलर फ्रेमवर्क में इंटरप्रेट करना. तो ये जो है इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग, ये भारत की एक अवधारणा. दूसरी अवधारणा जो कम्युनिस्टों ने 1920 से मानी और आज के संदर्भ में 2016 के बाद खास करके वो बार बार संदर्भ में आती है, जिस जेएनयू से मैं पढ़ा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहां पे घोषणाएं लगी, they actually believe that India was never a nation and India can never be a nation. India is a conglomeration of many nationalities. भारत तो बहुत टुकड़ों से बना हुआ है. जो सच्चाई होती है वो तो वर्ग संघर्ष की होती है, और इसलिए भारत में कश्मीर आजादी मांगता है तो मांगे, तमिलनाडु आजादी मांगता है तो मांगे. इनको जोड़ने वाला तत्व राम मनोहर लोहिया नाम के प्रसिद्ध विचारक होकर गए. अब सबको उनका एक ऐसे पढ़ना चाहिए, राम कृष्ण एंड शिवा. उसमें राम मनोहर लोहिया शुरुआती इसी से करते हैं कि मैं तो सोशलिस्ट हूं और इसलिए मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राम कृष्ण और शिव समझे बिना भारत नहीं समझा जा सकता. क्योंकि राम जो है वो उत्तर से भारत, दक्षिण तक भारत को कनेक्ट करते हैं. कृष्ण जो है वो पूरब से पश्चिम तक भारत को कनेक्ट करते हैं. और शिव जो है वो भारत का कण कण में व्याप्त कॉन्शियसनेस है. ये एक एथीस्ट, सोशलिस्ट व्यक्ति भारत की अवधारणा के बारे में लिख रहा है. लेकिन दुर्भाग्य से एकेडमिया में और पॉलिटिक्स में जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रहे, जिनके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल हु अपोज दिस कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान सभा का उनका अंतिम भाषण है. वो कहते हैं वन इज कम्युनिस्ट एंड द अदर इज सोशलिस्ट. कम्युनिस्ट बिकॉज दे वांट डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, एंड सोशलिस्ट बिकॉज दे वांट नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. भारत के संविधान में राम राज्य, राम मंदिर, इसकी अवधारणा मूलतः संविधानकर्ताओं को अभिप्रेत थी. दुर्भाग्य से उसका इंटरप्रिटेशन भी उल्टा किया गया. उसमें अमेंडमेंट्स भी ऐसे किए गए
जो मूल अवधारणा के विपरीत थे, मूल स्पिरिट को समाप्त करने वाले थे। और इसीलिए राम मंदिर का बनना, और तो ये दूसरी अवधारणा जो भारत को टुकड़ों में देखती है, और तीसरी अवधारणा जो प्राचीन काल से, वेदों से भी प्राचीन काल से भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के बारे में दिखते हैं, जियो कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में दिखती है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले हुई इस विस्तीर्ण भूमि को एक सेक्रेड लैंड मानती है। इस जियो कल्चरल आइडेंटिटी से एक राष्ट्र विकसित, राष्ट्र भावना विकसित हुई है। हम भले ही डिसेंट्रलाइज स्टेट्स थे, बट एक यूनिफाइड नेशन था। हमारा स्टेट और नेशन को टर्मिनेंस नहीं था यूरोपियन नेशन स्टेट सिस्टम की तरह। वो एक उपासना पद्धति, एक भाषा, एक वंश, इस पर आधारित नहीं था। मूल राम राज्य में भी वो अवधारणा नहीं है। उस राष्ट्र के रीबिल्डिंग का प्रतीक राम राज्य है, राम मंदिर है। और इसलिए ये तीन अवधारणाओं की लड़ाई में आज ये हो गया है कि इंडिया इज नेशन इन द मेकिंग एंड इंडिया इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी नेशनलिटीज। ये दो, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी आइडियाज, इनका एक तालमेल बन गया है। मैं हमेशा पूछता हूं, खास करके जो प्रादेशिकतावादी पक्ष जन्मे, वो इसी कालखंड में जन्मे। मंडल का पॉलिटिक्स शुरू हुआ और राम मंदिर का विरोध करना, इनका भी एक इन्होंने बीड़ा उठाया। इन्होंने जो भारत में एकात्म भाव से, मेरा सौभाग्य है कि मैं 6 दिसंबर में जब बाबरी ढांचा गिरा था तो उस समय भी अयोध्या में था, और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय भी अयोध्या में था। और एक ऐसा अद्भुत चित्र भारत का अयोध्या में दिख रहा था। भाषा, पंथ, लिंग, उपासना पद्धति, सारे भेद पार करके लोग राममय हो गए थे। तो उस समय का एक मैंने आर्टिकल, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लिखा है कि इटर्नल एंड रिन्यूड अयोध्या, कि एक तरफ वो प्राचीन भी है, इटर्नल भी है, लेकिन अभी रिन्यूड भी है। तो उसके स्पिरिट के बारे में तो कभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा आपके पढ़ने के लिए। अ, लेकिन मूल मुद्दा जो मैं बता रहा था कि इन तीन अवधारणाओं का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत के रीबिल्डिंग की अवधारणा प्राचीनतम राष्ट्र की है। राज्य को और संविधान के स्पिरिट को हमको उसके साथ जोड़ना, ये हमारा मूल काम है। राम मंदिर का निर्णय संवैधानिक मार्ग से, न्याय प्रक्रिया के द्वारा होना, समाज के सहभागिता से इस राम मंदिर का बनना, और ध्वजारोहण के साथ शांततापूर्ण मार्ग से इस राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया पूरी होना, ये भारत का राइचियस रिपब्लिक के लिए एक रिजॉल्व पूरा हुआ, एक संकल्प पूर्ति है। और उस संकल्प पूर्ति का सेलिब्रेशन ये ध्वजारोहण था। उस संकल्प का ध्वज हमने, मैंने जिन शब्दों का उल्लेख किया, रिजोल्यूशन, हमारा रिजॉल्व भी है, हमारा रेजिलियंस भी है, हमारा रिस्टोरेशन भी है, रिक्लेमेशन भी है, भारत की ट्रू रिपब्लिकन वैल्यूज का राम राज्य भी है। और उसकी वैल्यूज को अब हमारे जीवन में लाने के लिए एक प्रेरणा का स्थान भी है वो। और वो प्रेरणा स्थान क्यों है, कैसा है, कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में कल पूजनीय सरसंघ चालक जी बात कर रहे थे। उन्होंने 3 बार लगातार हमको ये स्मरण किया। जब अयोध्या में पहली बार निर्णय के बाद नए मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भी, प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी, और कल जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ तब भी, बार बार उन्होंने कहा कि अपने मन की अयोध्या को ठीक करना है, राम राज्य का मार्ग प्रशस्त करना है, राम राज्य के लिए हमको सबको मिलकर मंदिर बन गया, एक संकल्प की पूर्ति हुई। बहुत लोगों ने संघर्ष किया था, उनकी सबकी आत्माओं को शांति मिली होगी। हमारा भी इसमें रोल क्या है, क्या बनाना है?
तो वो भारत का रिबिल्डिंग, एक एकात्म भारत जिसको इस राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना है। बहुत बार अ, आप लोगों को भी कभी चर्चा में आता होगा तो लोग पूछते होंगे, मंदिर बनने से क्या नौकरियां मिल जाएगी, क्या आर्थिक विकास होगा क्या? तो उनको हमेशा ये पूछना चाहिए कि भारत में ऐसा कब हुआ था कि मंदिर टूटे थे और नौकरियां मिल रही थी? ऐसा कब हुआ था कि ऐसा कब नहीं हुआ था कि भारत में मंदिर प्रॉस्परस थे और समाज प्रॉस्परस नहीं था? भारत का इतिहास ये मंदिरों का और मंदिर व्यवस्था के इर्द गिर्द अर्थ, समाज, संस्कृति, इनके विकास का इतिहास रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सारी व्यवस्थाएं हमारी बैंकों से मंदिरों से जुड़ी हुई थी। और इसलिए अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि ये वैचारिक संघर्ष लड़ाई थी, उसका प्रतीकात्मक और वैचारिक राजनैतिक विजय हमने प्राप्त कर ली। भारत के रिबिल्डिंग की प्रोसेस को एक नया मोड़ इस आंदोलन ने दे दिया। लेकिन क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियां जब अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो ज्यादा घातक होती है। तो इसलिए इस संविधान को, राम राज्य की संकल्पना को, हमारे राष्ट्र की अवधारणा को, माओइज्म का हो, रेडिकलिज्म का हो, एक बहुत बड़ा खतरा नए रूप में फिर से आकार ले रहा है। हमारे भारत के मूल स्पिरिट को चैलेंज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है। तो उसके विरोध में लड़ने के लिए भी सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता से प्रेरणा लेकर हम लोगों को एक वैचारिक लड़ाई के लिए भी अपने आप को एक नए राम मंदिर के बाद की रीबिल्डिंग की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए एक श्लोक ध्यान में रखना है कि कैसा करना है, क्या करना है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में महर्षि वाल्मीकि अयोध्या का वर्णन करते हैं, राम राज्य का वर्णन करते हैं। और कैसा वर्णन करते हैं? तो वो कहते हैं, तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुतः नरः तुष्टः धनैः स्वै स्वै अलुब्धा सत्यवादिनः। कैसे लोग हैं? अयोध्या कैसी है? अयोध्या का राम राज्य कैसा है? दैट बेस्ट सिटी अयोध्या, all are exuberant yet virtuous, and scholars are variously learned in sacred laws. People are contented with their own fortune, free from greed and truthful. ऐसा समाज बनाने के लिए जो समाज पूरे विश्व को एक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल दे, एक इक्वालिटी एंड लिबर्टी इंश्योर करनी है, तो उसका आधार फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, बंधुता होना चाहिए। हमको हमारे जैसा और किसी को नहीं बनाना, उसके लिए हमको सत्ता और शक्ति नहीं चाहिए। हमको एक परिवार के रूप में विश्व को चलाकर दिखाना है, इसलिए हमको शक्ति चाहिए। ये भाव दिखाने वाला राम राज्य क्रिएट करने के लिए हम सबको प्रेरित करने वाला हमारे सभ्यता का प्रतीक पुनर्स्थापित हुआ है। उसके आधार पर भारत के रिबिल्डिंग का प्रोसेस ये प्रशस्त होगा। प्रक्रिया चल पड़ी है, ये आंदोलन चल पड़ा है, ये यज्ञ शुरू है। हम अपनी आहुति, अपनी भूमिका इसमें कितनी देते हैं, इस पर, इस राम राज्य के रिस्टोरेशन का एक संकल्प पूरा हुआ, नया संकल्प शुरू हुआ, एक राइचियस रिपब्लिक खड़ा करने का, राम राज्य खड़ा करने का। उसमें हम अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं उसकी प्रेरणा मिले, इसके लिए नेस्ट है, इसके लिए भारत को समझना है, उसके लिए भारत को मानना है, उसके लिए भारत को बनाना है। वो भारत को बनाने के लिए राम मंदिर का ये इतिहास और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। अ, उपलब्ध समय में जितना हो सका उतना आपके सामने विषय रखने का प्रयास किया है। अपेक्षा करता हूँ हम सबको इसके लिए प्रेरणा मिलेगी और इस राम राज्य के सारे यज्ञ में हम भी अपनी अपनी आहुति दे पाएंगे। हम सबको ऐसी प्रेरणा मिले, इसी भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।